हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आप लोगों को जैसा पता ही है कि हम लोग चैप्टर 5 का पार्ट 2 करेंगे। आज हमारे चैप्टर 5 जो कि है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया है कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्या होती है, इसके नेचर क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। आज ज़रा हम इसकी यूटिलिटी के बारे में और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एंड यूटिलिटी, इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी और साथ ही साथ हम लोग बीएसटी क्लास 11 के नाम से भी आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर चैप्टर 1 में ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं और चैप्टर 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट 2। देखो हम लोग बात यही कर रहे थे कि सबसे पहले क्या सोच के बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ उद्देश्य तो होगा। बिना ऑब्जेक्टिव के तो कोई काम करोगे नहीं ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। देखो यार, पहली बात हम लोग ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि क्या था, सब लोग अलग अलग तरीके से कर रहे थे। तो हमें क्या चाहिए था, यूनिफॉर्मिटी। हमें क्या चाहिए था, सब एक जैसा हो, सब कुछ एक जैसा हो, मतलब देखने में कंपेयर करने में इजी हो ताकि। तो हम ये क्या करती है, ये यूनिफॉर्मिटी लेकर के आती है। ठीक। जब चीज यूनिफॉर्म होगी तो उसके जो यूजर होंगे वो उसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। क्लियर। अब यूनिफॉर्मिटी क्यों आएगी, क्योंकि इट रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनसे डाइवर्स यानी कि बुरा इफेक्ट पड़ता, बुरा या अलग, बुरा कह लो या अलग कह लो, बुरा इफेक्ट पड़ता है या अलग इफेक्ट पड़ता है, जो भी होता, उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को ये क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। ये भरोसा दिलाती है, इंश्योर का मतलब भरोसा दिलाती है कि कंसिस्टेंसी रहे, यानी कि एक जैसी चीज चलती रहे, फ्लक्चुएट ना हो, जैसी है वैसी चलती रहे, जो मेथड यूज किया है वही मेथड यूज करते रहे। ट्रांसपेरेंसी रहे, क्लियर बात हो, जो सच में चल रहा है वैसा ही हो। एंड कंपेरेबिलिटी रहे। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो कंपेरेबिलिटी भी नहीं रहेगी। अगर एक साल मैंने कैश बेसिस यूज किया और अगले साल मैंने अक्रूवल बेसिस यूज किया तो मैं इन्हें कंपेयर नहीं कर सकता। तो कंपेरेबिलिटी बनाने के लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ठीक। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इंप्रूव्स द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब खुद बताओ, अब किस चीज पे भरोसा करोगे। जो एक जैसी चल रही है उस पर ज्यादा भरोसा करना जरूरी है, जो एकदम से ऊपर नीचे और एकदम ही नीचे फ्लक्चुएट कर जाए या बिल्कुल ही चेंज हो जाए। कौन से रोड पर गाड़ी चलाना आसान होता है, सीधा या, समझ गए ना बात को। तो इसमें क्या होता है, रिलायबिलिटी बनी रहती है, भरोसा कर सकते हो, इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है। क्रेडिबिलिटी क्योंकि आप उसे प्रूफ कर सकते हो, आपके पास क्या है, आपके पास वाउचर होंगे, आपके पास कैश मेमो आएगा, आप जो भी लिख रहे हो आप उसको क्रेडिबल हो, आप उसको प्रूफ कर सकते हो कि ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आप एक सर्टन लॉ के अंदर ही वो काम कर रहे हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं क्रेडिबल हो जाती है, रिलायबल हो जाती है। क्लियर। मैंने कहा ठीक है, चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या है, यूटिलिटी क्या है इसकी, बेनिफिट क्या है इसका, ये बताओ। मैंने कहा रुको भाई बता रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हो। वही जो पीछे इसका ऑब्जेक्टिव है वही इसका पहला बेनिफिट है क्या, ये रिलायबल बनाती है और क्रेडिबल बनाती है, यानी इस पर आप भरोसा कर सकते हो। ये रिलायबल है, इस पर आप भरोसा कर सकते हो। ये क्रेडिबल है, यानी इसके लिए जो भी चीज आप लिख रहे हो उसका प्रूफ है कि ये आपने क्यों किया, क्योंकि वो किसी ना किसी रूल के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर। तो किसी ना किसी रूल के अंदर लिखा हुआ है, इट मींस वो क्रेडिबल है ना, आपके पास क्या है, प्रूफ है कि मैंने ये काम क्यों किया। अगर मैंने सेल्स को क्रेडिट किया तो क्यों किया, तो ये लिखा हुआ है पॉलिसीज के अंदर कि क्यों करना है, जो हम लोग प्रिंसिपल बनाएंगे, जो स्टैंडर्ड बनाएंगे उसके अंदर लिखा हुआ है कि क्यों करना है। तो क्रेडिबल है ना ये, कि इसलिए किया भाई। नेक्स्ट, देखो अगर ढंग से देखो ना, इस चैप्टर में ना एक ही पॉइंट है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, ज्यादा अलग नहीं है इसमें। जैसे कि इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। भाई कंसिस्टेंट होगा कोई चीज तो ही कंपेयर कर सकते हो, कंसिस्टेंट नहीं होगा तो कंपेयर नहीं हो सकता, अभी पीछे बताया था। इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग वेरियस ग्रुप। अब जब देखो, हर इंसान अपने तरीके से किसी चीज को सोचे और हर एक इंसान के लिए एक हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि आपको इसी क्राइटेरिया के थ्रू काम करना है। तब उनके बीच में जो झगड़ा होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कोई कहता है कि अबे मैं तो कैश के हिसाब से जोड़ रहा था और मैं कह रहा हूँ, ये तो कह रहा है कि मैं अक्रूवल के हिसाब से जोड़ रहा था, तो इनके बीच में जो झगड़ा हो जाता है ना कि रिजल्ट अलग अलग आ रहा है।
तो उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करेंगे, ये खत्म कर देंगे, कहेंगे नहीं भैया कैश करो तो कैश ही करो, अक्रूवल करो तो अक्रूवल ही करो, कोई एक चीज चलनी चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा ना वो इस चीज में। इट रिड्यूस, अब कॉन्फ्लिक्ट खत्म है तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने से मतलब ये भी होगा कि आपका ना ट्रांसपेरेंट ज्यादा होगा, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी तो आप मैनिपुलेशन और फ्रॉड को रोक सकते हो, मैनिपुलेशन और फ्रॉड को रोक सकते हो। क्योंकि हम लोगों ने एक विंडो ड्रेसिंग वाला पॉइंट पढ़ा था कि अकाउंट में क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग होती है, थोड़ा सा हिसाब किताब यहाँ से, थोड़ा पैसा यहाँ से डाला यहाँ से निकाला, हिसाब किताब बराबर, तो वो मैनिपुलेशन होता है। लेकिन ये उसके चांसेस को क्या कम कर देता है, कम कर देता है, बिल्कुल ही लो कर देता है। ठीक। एंड लास्ट, ये ऑडिटर्स के लिए जरूरी है। देखो आप सब, आप कॉमर्स लेकर के बैठे हुए हो तो आगे जाकर के सीए बनोगे, सीए का मेजर काम जो होता है वो क्या होता है, ऑडिट का काम होता है, तो ऑडिट करेगा, तो ऑडिट तो वो तभी करेगा, वो कोई भी चीज चेक कैसे करेगा, जब उसके पास कुछ नॉर्म्स होंगे। कोई भी चीज चेक कब की जाती है, जब उसके जैसे कुछ नॉर्म्स हो, कुछ लॉ हो, तभी तो चेक करेंगे कि भैया ये लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। जब लॉ ही नहीं है तो फॉलो क्या करोगे, तो लॉ होगा, नॉर्म्स होंगे तो ही तो फॉलो करोगे, तो ऑडिटर के लिए भी फायदा हो जाता है। क्लियर। देखो अब सारी चीजें अच्छी तो नहीं मिल सकती आपको, कभी भी सारी चीजें हमेशा अच्छी तो नहीं मिलेगी, कुछ अच्छा है तो पीछे फायदा हुआ है, तो कुछ तो लिमिटेशन भी होगी, नुकसान भी होगा, ये बात तो आप भी मानते हो। तो ये क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है इनिशिएटिव को। अब जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट, उसे सारे के सारे पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, तो पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी तो वो अपना खुद से इनिशिएटिव ले ही नहीं सकता, वो इनिशिएटिव नहीं ले सकता, वो रिस्ट्रिक्ट कर देती, क्योंकि आपको पॉलिसी फॉलो करनी है, आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। रिजिड इन नेचर, भाई जो लिखा है वही लिखना पड़ेगा, आप उसमें अपनी तरफ से कोई भी मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, है तो है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म, रिजिड है। क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखो इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है क्योंकि ये समझना जरूरी है। क्या होता है, आईएफआरएस यानी कि जो हमारा आईएफआरएस जो हमारा आता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे आईएफआरएस के बारे में, ठीक है, वो इंटरवीन करता है कि असेट्स और लाइबिलिटी जो है वो करंट और फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए, करंट और फेयर वैल्यू पे लिखी जानी चाहिए, शुड बी रिकॉर्डेड एट करंट और फेयर वैल्यू। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, असेट्स को लिखते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, और उसमें से डेप्थ माइनस करना पड़ता है। अब इसकी लिमिटेशन ही यही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखो। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब अगर मैंने 2001 में कोई मशीन 4 लाख की खरीदी है, तो आज की डेट में भी मैं यही दिखाऊंगा कि वो 4 लाख की मशीन खरीदी थी मैंने, जबकि आज की डेट में उसका करंट रेट जो है बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका होगा, लेकिन मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट ही लिखूंगा। जो कि आईएफआरएस कहता है भैया करंट रेट लिखो, तो प्रॉब्लम है ना, वहां पर दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से कभी ना कभी ये क्या करता है, ऑडिटर की जजमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट यानी रुकावट लेकर के आता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, क्योंकि ऑडिटर अपने हिसाब से सोच रहा है लेकिन उसे फॉलो पॉलिसी करनी पड़ेगी, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हमें सिंपल सी बात पढ़नी है कि एप्लीकेबल, अच्छा ठीक है इतना पढ़ लिया, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज का, यूज का करना है इन्हें, तो इसके बारे में बताया हुआ है। एक्सेप्ट द प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब नो प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना ही नहीं है उनको, एक्सेप्ट द प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं कमाना, नॉन चैरिटेबल मतलब बिल्कुल प्रॉफिट उनका है ही नहीं, उनका मेन मोटिव ही क्या है, सर्विस है, विच डज नॉट हैव एनी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटी, उनको छोड़ करके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है सब पे अप्लाई हो जाते हैं। एक्सेप्ट द प्योरली चैरिटेबल, जो प्योरली चैरिटेबल है जिसका सिर्फ सर्विस मोटो है, कोई प्रॉफिट मोटो नहीं है, उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होंगे, बट अगर वो कोई भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल या बिजनेस एक्टिविटी करता है तो उसके ऊपर होंगे। अब कौन कौन सी चीजें हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कोई ट्रस्ट बनाया हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है। यहाँ पर परेशान मत होना कि हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों बोली है, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो, सब पे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब में क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब पे चलेगा, बस उन पे नहीं चलेगा जो सर्विस मोटिव के लिए है, अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे। क्लियर कट है ये बात, तो सिंपल सी समझ लो।
अगर आप लोगों को इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बीएसटी का चैप्टर 2 कर रहे हैं ना, उस चैप्टर 2 के अंदर इन सारे वर्ड्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। वो चैप्टर ही इसी के बारे में, इन्हीं नामों को डिस्कस किया गया है उसके अंदर। ठीक है, तो वहां पर हम इसे डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ वहां पर क्लियरली बताया हुआ है। ठीक है, आज के लिए वीडियो छोटी रखते हैं, दो और छोटे छोटे ही पार्ट आएंगे इस चैप्टर के, बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसको दो और पार्ट निपटा लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो क्या वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ना। आपको लगता है आपके दोस्तों को भी देखना चाहिए तो शेयर करोगे तभी पता चलेगा उन्हें भी, है ना। और बाकी यूज करो कमेंट बॉक्स का, आप लोग कमेंट बॉक्स यूज करो, मुझे बताओ कि क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तभी मैं वर्क कर पाऊंगा। ओके, तो अगले पार्ट के साथ यानी पार्ट 3 के साथ जल्दी वापस आता हूँ। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।